सिक्योरिटी की दुनिया में देखो, एक फेमस कहावत है, सिक्योरिटी एजेंसीज को जहां हर बार सफल होना होता है लेकिन दुश्मनों को सिर्फ एक बार। लेकिन इस बार इजराइल फेल हो गया। इजराइल जिसकी बहुत रिस्पेक्ट रही है सिक्योरिटी की दुनिया में, बड़े बड़े ऑपरेशंस इजराइल के द्वारा चलाए गए हैं। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज का नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। अनेकों वेब सीरीज बन चुकी हैं, मूवीज बन चुकी हैं, बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं इजराइल की सिक्योरिटी ताकत के ऊपर। लेकिन देखो, एक और फेमस कहावत है कि सिक्योरिटी एजेंसीज सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं लेकिन एक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो है सरप्राइज होना। लेकिन इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसीज इस बार सरप्राइज हो गई, जिसका बड़ा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें, इंडिया क्या लेसन्स सीख सकता है हमास ने जो अटैक किया इजराइल के ऊपर, और इंडिया फिलहाल कितना तैयार है इस प्रकार के टेररिस्ट अटैक से निपटने के लिए। सबसे पहले हमास के द्वारा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, एक फुटेज हमने देखी, मतलब पूरी दुनिया ने देखी किस प्रकार से हमास ने एक ड्रोन का इस्तेमाल किया इजराइल के इस टैंक को उड़ाने के लिए। देखो, ये जो ड्रोन का इस्तेमाल किया गया बहुत ही सस्ता ड्रोन, और टैंक की कीमत जानते हो कितनी? $3 मिलियन। वैसे इजराइल का ये मार्केव मार्क 4 जो टैंक है हर तरफ से आर्मर्ड, लेकिन ऊपर से छोटा सा हिस्सा आर्मर्ड नहीं होता, और उसी का इस्तेमाल किया गया हमास के द्वारा टैंक को उड़ाने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ ड्रोन का इस्तेमाल किया गया इजराइल में बॉर्डर के साथ लगता जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। तभी तो वैसे इजराइल का बॉर्डर हाईटेक इक्विपमेंट से लैस है, जैसे थर्मल सेंसर, इसके अलावा इवन कई जगहों पर ऑटोमेटिक गन्स भी लगी हुई हैं कि सामने से कोई इन्फिल्ट्रेटर आएगा तो गन्स जो हैं अपने आप चल जाएंगी। इवन बॉर्डर के साथ नीचे अंडरग्राउंड एक बहुत बड़ी दीवार यानी वाल बनाई हुई है इजराइल ने। लेकिन ये सारी चीजें भी देखो इन्फिल्ट्रेटर्स को नहीं रोक सकी। क्यों? क्योंकि सारे इक्विपमेंट्स कम्युनिकेट ही नहीं कर सके। कम्युनिकेशन सिस्टम तो डिस्ट्रॉय कर दिया हमास ने ड्रोन की सहायता से। और इंडिया भी परेशान है इन ड्रोन से। आज के समय में देखो, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट है वो इतनी ज़्यादा हाईटेक से लैस नहीं है, लेकिन फिर भी ड्रोन्स का इस्तेमाल स्मगलिंग के लिए किया जाता है, जैसे ड्रग्स सप्लाई करने के लिए इंडिया में, हथियारों को सप्लाई करने के लिए। बट देखो, हमास के इस हमले से मोटिवेट होके पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट है वो भी ड्रोन्स का इस्तेमाल बड़ी स्केल पर कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे इंडिया को क्या लेसन सीखने की आवश्यकता है। फिलहाल इजराइल की गलतियां देखिए। हमास के द्वारा इन पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया गया, इसके साथ साथ इतनी बड़ी संख्या में रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया। मतलब हमास का यह दावा था, हालांकि इजराइल ने उसे झुठला दिया, 20 मिनट के अंदर अंदर 5000 रॉकेट्स हमास के द्वारा दाग दिए गए। इजराइल ने कहा 5000 नहीं, 2000 के आसपास दागे गए। वैसे इजराइल का डोम है, डिफेंस सिस्टम ऐसा है कि कोई रॉकेट दागा जाता है तो हवा में ही उसे मिसाइल गिरा सकती है। बट देखो, इतनी बड़ी संख्या में रॉकेट्स दागे जाएंगे तो फिर इजराइल का डोम भी एक लेवल से ज्यादा कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन क्या इंडिया तैयार है इस प्रकार से अगर रॉकेट्स दागे जाएं? सबसे लास्ट में बहुत ही बड़ा सिंक्रोनाइज्ड ऑपरेशन था। हमास ने हवा से अटैक किया पैराग्लाइडर्स के थ्रू, सी से अटैक किया, बॉर्डर से अटैक किया, मतलब लैंड से अटैक किया, हर तरीके से अटैक किया। जहां देखो, एक तरफ इजराइल का जो सर्विलियंस सिस्टम है वो तो फेल हुआ ही, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का जो ऑपरेशनल सिस्टम है वो भी फेल हो गया। मतलब जितना तेजी से इजराइल की डिफेंस फोर्सेस को रिस्पॉन्स करना चाहिए था इस अटैक के अगेंस्ट, उतना तेजी से इजराइल की फोर्सेस रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी। मतलब क्राइसिस मैनेजमेंट इजराइल में अच्छे से नहीं हो उसका। शुरुआत के 24 घंटे तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि इस प्रकार का ये अटैक है। मतलब फेलियर दोनों तरह की है। इजराइल का सर्विलियंस अच्छे से नहीं हो उसका, सर्विलियंस फेलियर है, और दूसरी तरफ ऑपरेशनल फेलियर भी है। अब बात करते हैं इंडिया की। देखो, जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट है वो इतने हाईटेक नहीं है। बट पाकिस्तान अगर चाहे तो उन्हें ये सारी चीजें आसानी से मुहैया करवा सकता है। जैसे देखो, ईरान ने हमास को ये सारी चीजें प्रोवाइड की, ट्रेनिंग प्रोवाइड की, उसी प्रकार से पाकिस्तान भी प्रोवाइड कर सकता है। और देखो, ये बात भी सच है कि पाकिस्तान की मदद के बिना कश्मीर में टेररिज्म पनप ही नहीं सकता। कौन हथियार देगा, कौन पैसा देगा? बिना पड़ोसी देश के कश्मीर में टेररिज्म मुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी। ये बात आप लिख लीजिए।
तो ना अजीत डोवल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनकी एक फेमस स्पीच है, शायद आपने भी सुनी होगी। कंट्री को देखो किस प्रकार से डिफेंड किया जा सकता है। सबसे पहले आपकी अप्रोच डिफेंसिव है, मतलब आप अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत कर रहे हैं। डिफेंस सिस्टम जैसे कि आपने बॉर्डर पे ग्रिड मजबूत कर लिया, चप्पे चप्पे पे आपकी फोर्सेस तैनात हैं, आपने भी अपने बॉर्डर पे थर्मल सेंसर लगा लिए। मतलब जितना आप अच्छे से डिफेंड कर सकते हो अपने देश को, उतना अच्छे से आप डिफेंड करो। ये है डिफेंसिव अप्रोच। लेकिन देखो इसमें नुकसान ही नुकसान है। क्या नुकसान है? सामने वाला आप पे पत्थर मारेगा, 100 पत्थर मारेगा, हो सकता है कि 75 पत्थर मिस कर दें, 25 तो आपको लगेंगे ना, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो। जो देश आप पे पत्थर मार रहा है, इस केस में पाकिस्तान, वही अपनी मर्जी से आप पे वार करता है, वही पीस करता है, सब कुछ वही कंट्रोल कर रहा है। आप सिर्फ अपने देश को मजबूत कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन देखो एक लेवल से ज्यादा आप अपने डिफेंसिव सिस्टम को मजबूत नहीं कर सकते, क्योंकि आतंकवादी तो हमेशा कुछ नए नए तरीके खोज लेते हैं, इनोवेटिव तरीके अटैक करने के। देखो वैसे वर्षों से इंडिया की जो अप्रोच है ना, वो डिफेंसिव ही रही है। आप देखिए कितने उदाहरण हैं। 1948 में पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेटर्स आए, हमारी आर्मी ने उन्हें खदेड़ दिया, लेकिन उसके बाद सीज फायर हो गया। कायदे से हमें पूरा कश्मीर पे कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेना चाहिए था। 1965 के वार में आप देखिए क्या हुआ। लाहौर तक हमारी फोर्सेस पहुंच गई थी, लाहौर शहर के ऊपर कब्जा किया जा सकता था। मैं मानता हूं कब्जा करना आसान था, लेकिन सस्टेन करना मुश्किल। बट कब्जा करते तो सही लाहौर के ऊपर, क्या असर पड़ता इससे पाकिस्तान की साइकी के ऊपर? पता तो लगता इंडिया की ताकत का। उसके बाद आप 71 में देख लीजिए, 90,000 सैनिकों को सरेंडर करवाया गया, लेकिन क्या उसके बाद मजबूर किया गया पाकिस्तान को कश्मीर समझौते के लिए? नहीं मजबूर किया गया। इतने बड़े बड़े पत्ते इंडिया के हाथ में लगे, लेकिन इंडिया ने उन कार्ड्स को, उन पत्तों को ठीक से यूज नहीं किया। इंडिया अग्रेसिव नहीं रहा। तो इंडिया की अप्रोच ना अभी तक डिफेंसिव ही रही है। उसके बाद डिफेंसिव ऑफेंस अप्रोच को मैं आपको बताऊं, उससे पहले ऑफेंसिव अप्रोच बताता हूं। ऑफेंसिव अप्रोच मतलब पाकिस्तान से अटैक हो रहा है, पाकिस्तान टेररिस्ट को भेज रहा है, फुल फ्लैज अटैक कर दो पाकिस्तान के ऊपर। फुल फ्लैज आप ऑफेंसिव हो जाओ, पाकिस्तान में अंदर जाके उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नष्ट कर दो। ये देखो मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है। अगर दोनों देशों के बीच में फुल फ्लैज वार होता है तो पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं। तो ऑफेंसिव अप्रोच भी अभी अपनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करना बंद करे, तो हमारी अप्रोच होनी चाहिए डिफेंसिव ऑफेंस, जो कि अजीत डोवल कहते हैं। डिफेंसिव ऑफेंस मतलब जहां से ऑफेंस हो रहा है ना, उस पर वार करो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उरी स्ट्राइक, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बालाकोट स्ट्राइक। हमेशा ना इन स्ट्राइक से पहले हमेशा पाकिस्तान ना इंडिया को ब्लैकमेल किया करता था, हम तो भैया आपको नुकसान पहुंचाएंगे, हमारी जो पॉलिसी है 1000 कट्स के थ्रू हम आपको ब्लीड करेंगे, हम तो भैया प्रोक्सी वार चलाएंगे, आपको जो करना है कर लो, आप युद्ध तो हमारे साथ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। यह धमकी पाकिस्तान इंडिया को देता था, न्यूक्लियर वेपन्स के नाम पे ब्लैकमेल करता था। तो उरी स्ट्राइक करके, बालाकोट एयर स्ट्राइक करके इंडिया ने साफ तौर पे पाकिस्तान को जता दिया कि भैया अगर आपने टेररिज्म को स्पॉन्सर किया तो हम आपके घर में घुस के मारेंगे। अगर आपके पास ट्रिक्स हैं तो हमारे पास भी आपसे ज्यादा ट्रिक्स हैं। डिफेंसिव ऑफेंस का एग्जाम्पल सिर्फ उरी स्ट्राइक या बालाकोट स्ट्राइक नहीं है। जैसे देखो बलूचिस्तान में जो मिलिटेंट्स हैं उनको इंडिया सपोर्ट करे, यह भी एक एग्जाम्पल है डिफेंसिव ऑफेंस का। मतलब पाकिस्तान को ना कीमत चुकानी पड़ेगी, ये इंडिया दिखा दे कि अगर आपने टेररिज्म को इंडिया के अंदर स्पॉन्सर किया ना, तो इसकी कीमत आपको भी चुकानी पड़ेगी, कैसे ना कैसे। वो कैसे जो है ना, कुछ भी हो सकता है। जैसे पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट प्रोक्सी वार छेड़ रहा है, इंडिया भी पाकिस्तान के अंदर प्रोक्सी वार स्टार्ट कर दे। इंडिया में इंडिया की आर्मी के ऊपर अटैक होता है तो बलूच अटैक करें पाकिस्तान की आर्मी के अंदर, ऊपर पाकिस्तान के अंदर। अब जाहिर तौर पे ये चीजें साफ तौर पे बोली नहीं जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर तो टैग लग चुका है टेररिस्ट कंट्री का। इंडिया के ऊपर ऐसा कोई टैग नहीं है, इंडिया की तो काफी रिस्पेक्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। लेकिन डिफेंसिव ऑफेंस का मतलब ही ये है, जो अजीत डोवल है उनके फेमस वर्ड्स में, अगर आपने सेकंड मुंबई अटैक करवाया तो आप बलूचिस्तान खो दोगे। यह पाकिस्तान को एहसास होना चाहिए, तभी पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर नहीं करेगा।
आप बोलोगे कि सर ये तो पूरा पाकिस्तान सेंटर्ड आर्टिकल हो गया। देखो हमारे देश में ना सबसे ज्यादा टेररिज्म आता कहां से है? पाकिस्तान से आता है। बिना, मैंने आपको बताया ना, बिना पाकिस्तान की सपोर्ट के टेररिस्ट ये सब काम नहीं कर सकते जो हमास ने इजराइल के अगेंस्ट किया। वैसे देखो इजराइल के ऊपर अटैक से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। जैसे सबसे पहले देश को एकजुट रहने की आवश्यकता है। हमास के द्वारा ना इजराइल के ऊपर अटैक किया गया इस समय, उसका रीजन एक भी ये भी है कि इजराइल काफी ज्यादा डिवाइडेड है आज के समय। वहां पे जो प्रधानमंत्री है नेतान्याहू, वो एक कानून लेके आए जुडिशरी को कमजोर करने वाला। उस कानून की वजह से इजराइल में जनता दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, मिलिट्री डिवाइड हो गई, पॉलिटिक्स डिवाइड हो गई। तो हमास को लगा ये बिल्कुल उचित समय है। तो देश को हमेशा एकजुट रहने की आवश्यकता है। सिक्योरिटी के नाम पे हमारे देश में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ना तो सरकार सिक्योरिटी ऑपरेशंस के नाम पे अपनी पीठ थपथपाए और ना ही जो विपक्ष है वो आर्मी ऑपरेशंस पे सवाल उठाए। मतलब सिक्योरिटी के नाम पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, बॉर्डर सर्विलियंस। देखो बॉर्डर सर्विलियंस को मजबूत करने की आवश्यकता है। इजराइल ने गलती की, सब कुछ टेक्नोलॉजी पे छोड़ दिया। हालांकि इंडिया के तो देखो बॉर्डर पे जगह जगह पे चेक पॉइंट्स हैं, जगह जगह पे सर्विलियंस पोस्ट हैं। तो ये सीख लेने की आवश्यकता है कि बॉर्डर सर्विलियंस को आप और ज्यादा मजबूत करो। नेक्स्ट, आईडी मैनेजमेंट। आजकल आईडी से बहुत अटैक्स हो रहे हैं और आतंकवादी ना अपनी रणनीति बार बार चेंज करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहले वो विलेज में अपना बेस बनाते थे, लेकिन कोई ना कोई खबर दे देता था तो आर्मी ऑपरेशंस आसानी से हो जाते थे। आजकल फॉरेस्ट में वो अपना बेस बनाने लगे हैं। अभी आपको याद होगा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें सीनियर ऑफिसर्स शहीद हो गए थे। तो आईडी मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छे से सीखने की आवश्यकता है। यूएसए और दूसरे कंट्रीज से बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडिया शेयर करे, मतलब सीखे। क्राइसिस रिस्पॉन्स, जैसे देखो इजराइल का क्राइसिस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स थोड़ा वीक रहा। इंडिया को ना पहले से तैयार रहना चाहिए कि इस प्रकार का मेजर अटैक होता है तो कैसे हमारी फोर्सेस रिस्पॉन्ड करेंगी। जैसे मुंबई में भी हमला हुआ था ना, तो फोर्सेस तैयार नहीं थी बिल्कुल ही। एनएसजी को मुंबई में लाने में बहुत समय लग गया था। बाद में हालांकि पहले बेस सिर्फ एनएसजी का मानेसर हुआ करता था, लेकिन अब रीजनल बेसिस भी एनएसजी के इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। लेकिन इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस कैसे चलाए जाएंगे इस प्रकार के अटैक के अगेंस्ट, उसकी रणनीति पहले से बनी होनी चाहिए। सबसे लास्ट में है ड्रोन वारफेयर। ड्रोन्स का इस्तेमाल तो देखो बहुत ज़्यादा हो रहा है, यूक्रेन में भी हुआ, इजराइल में भी हुआ। इस पर तो इंडिया को एक जबरदस्त रणनीति बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आगे का जो वारफेयर है ना, आगे के जो युद्ध हैं, उनमें ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इंडिया को इस पर विशेष रणनीति बनाने की आवश्यकता है कि ड्रोन से कैसे अपने देश को डिफेंड किया जाए। देखो आपकी भी कोई ओपिनियन है, कोई कमेंट है, कैसे इंडिया डिफेंड कर सकता है इस प्रकार के अटैक से अपने आप को, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट इशू इंडिया के फूड सिस्टम से संबंधित है और आप सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे होता है। किसी भी देश में जो फूड सिस्टम होता है ना, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जाहिर तौर पे किसी भी देश के फूड सिस्टम का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि देश की जितनी भी पॉपुलेशन है ना, उसकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना। आप बोलोगे सर ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि हर पर्सन को उतना खाना मिले जितना उसकी हेल्दी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। और बात सिर्फ क्वांटिटी की नहीं है, क्वालिटी की भी। मतलब ऐसा खाना मिले जो ना सिर्फ मात्रा में सफिशिएंट हो, बल्कि क्वालिटी में भी सफिशिएंट हो, इनफ न्यूट्रिशन हो, जो किसी भी पर्सन की हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी है। तो ये सब अचीव करना ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी देश के फूड सिस्टम का। आसान नहीं है, चैलेंजिंग है। और देखो चैलेंजिंग है, ये इंडिया से बेहतर और कौन समझ सकता है। इंडिया में तो आपको पता है आज के समय में 140 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो सबकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर करना आसान नहीं है। अब एक चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, हमारे देश में ज़्यादा फूड ग्रेन और क्वालिटी वाला फूड ग्रेन तभी प्रोड्यूस होगा जब हम फार्मर्स के लिए एक रिजिलियंट इकोनॉमिक रिटर्न्स इंश्योर कर सकते हैं। अगर किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिलेंगे ना, तभी किसान प्रोड्यूस करेंगे। अगर उनको उनकी फसलों के दाम ही नहीं मिलेंगे तो वो खेती छोड़ देंगे। और देखो किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिले, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि उनके खेत में जो सोइल की क्वालिटी है वो अच्छी है, क्लाइमेटिक कंडीशंस ठीक ठाक हैं, पानी ठीक ठाक मात्रा में है ताकि किसान इरिगेशन कर सकें। समझ गए? तो तीनों चीज़ें ना इंटरलिंक्ड हैं।
कौन कौन सी चीजें इंटरलिंक्ड हैं? देश में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी तभी आएगी जब आप प्रोड्यूसर्स के लिए रिजिलियंट इकोनॉमिक रिटर्न्स इंश्योर करोगे, इनफ इकोनॉमिक रिटर्न्स इंश्योर करोगे। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी किससे लिंक्ड है? किसानों से। और किसान तभी इनफ रिटर्न्स कमा सकते हैं जब इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी है। इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी मतलब सोइल की कंडीशन ठीक है, पानी ठीक मात्रा में है, डिप्लीट नहीं हुआ है। तो ये तीन चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी तभी जब किसानों के लिए इनफ रिटर्न्स, किसानों के लिए इनफ रिटर्न्स तभी जब इन्वायरमेंट ठीक ठाक। बट देखो, इन तीनों फैक्टर्स को हम एनालाइज करें, अभी क्या सिचुएशन है। सबसे पहले न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। देखो, अगर क्वांटिटी की बात करें तो हम खाना दे पा रहे हैं देश की जनता को, इसमें कोई डाउट नहीं है। सरकार ने काफी सारी स्कीम्स भी चलाई हैं, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। लेकिन क्वालिटी की बात करें, बहुत सारे गैप्स हैं यहां पे। जैसे माल न्यूट्रिशन की समस्या देश में काफी ज्यादा है। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई, इंडिया को कितना स्थान मिला? 111वां, बहुत ही पीछे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से लेकर 21 के बीच का डेटा है। 35% बच्चे हमारे देश में स्टंटिंग के शिकार हैं, यानी एज के हिसाब से उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती। 57% महिलाएं और 25% मैन हमारे देश में एनीमिया का शिकार हैं, यानी उनमें खून की कमी है। लाइफस्टाइल सीडेंट्री है, बस आलसपन, बेड पे पड़ गए, उठे ही नहीं। तो इनएक्टिव जो लाइफस्टाइल है ना, फिजिकल एक्टिविटीज कम से कम करना, इसकी वजह से 24% एडल्ट वुमेन मोटापे का शिकार हो रही हैं और 23% एडल्ट मैन मोटापे का शिकार हो रहे हैं। तो ये सब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से संबंधित पॉइंट्स हैं कि इस फ्रंट पे हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब बात करें दूसरे फ्रंट की, फार्मर्स की इनकम। क्या इस फ्रंट पे अच्छा कर रहे हैं हम? नहीं। आज के समय में देखो, फार्म इनकम्स कम से कम मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स के लिए इनफ नहीं है। इसी वजह से किसान बेचारे क्या करें, छोटे किसान और मंझले किसान, वो क्या करते हैं, अपने खेत में तो खेती करते ही हैं, लेकिन बाकी समय वो दूसरों के खेतों में जाके काम करने लगते हैं, मनरेगा के अंतर्गत जॉब लेने लगते हैं। जैसे देखो, एक रिपोर्ट है ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन की। इस रिपोर्ट के अनुसार 68% जो मार्जिनल फार्मर्स हैं ना, वो नॉन फार्म एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाई जा सके। अब उनके पास स्किल तो होती नहीं, तो वो मजदूरी ही करेंगे, फिर यह दिक्कत है। मतलब इस फ्रंट पे भी, यानी फार्म इनकम्स के मामले में भी तस्वीर थोड़ी अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं तीसरा इंडिकेटर, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। इसका तो आपको पता ही है। देखो, 2023 सोइल हेल्थ सर्वे के अनुसार हमारे देश में टोटल जितना कल्टीवेबल लैंड है ना, जहां पर खेती हो सकती है, आधे कल्टीवेबल लैंड में तो देखो ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है। ऑर्गेनिक कार्बन सोइल हेल्थ का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इसके अलावा आप ग्राउंड वाटर की बात कर लीजिए। ग्राउंड वाटर तो तेजी से डिप्लीट हो रहा है, खास करके हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, इन इलाकों में ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर का। तो मतलब जो तीसरा फ्रंट है ना, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, ये भी खतरे में है। यहां पर भी तस्वीर कुछ खास अच्छी है नहीं। तो अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट की, क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। जो माल न्यूट्रिशन की इतनी समस्या है हमारे देश में, हिडन हंगर इतनी ज्यादा है। राइटर कहते हैं, देखो हमारे देश में ना जनता क्या कंज्यूम करेगी, बहुत हद तक ये चीज ना प्राइवेट सेक्टर ड्राइव करता है। जैसे टीवी में आप देखते हो इतनी सारी एड्स आती हैं, मैगी खाइए, ओट्स खाइए। तो मतलब प्राइवेट कंपनीज को जिन चीजों में फायदा होता है ना, वो उसी चीज की मार्केटिंग करते हैं, उसी चीज की एड होती है और जनता भी फिर उसे ही खाना स्टार्ट कर देती है। तो क्यों ना ऐसा हो। अभी तक प्राइवेट कंपनीज जैसे इंपोर्टेड ओट्स को प्रमोट कर रही हैं। हमारे देश में पहले ओट्स का कल्चर नहीं था, लेकिन ओट्स को प्रमोट किया जा रहा है प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। लेकिन मिलेट्स सदियों से हमारे देश में कंज्यूम होती आई हैं। तो क्यों ना प्राइवेट कंपनीज मिलेट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। और इसके लिए देखो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैसे संदीप महेश्वरी जी हैं, बीबी की वाइन्स हैं, ऐसे जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, इनके साथ टाई अप किया जा सकता है कि जनता को अवेयर करें कि भैया ये जो मिलेट्स हैं ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको कंज्यूम कीजिए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके ना जो जनता की फूड चॉइसेस है ना, वो हम चेंज कर सकते हैं अगर जबरदस्त ढंग से अवेयरनेस फैलाई जाए तो। देखो, सिगरेट को तो चलो छोड़ना कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है, एडिक्शन होता है, लेकिन ये चिप्स वगैरह, लेज वगैरह खाने का थोड़ी ना एडिक्शन होता है। जैसे पिछले हफ्ते एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना,
मैं तो वैसे भी फास्ट फूड इतना ज़्यादा खाता नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद तो कोई चिप्स ऑफर भी करता है ना वो आर्टिकल डिस्कस करके, तो मैं तुरंत मना कर देता हूँ, नहीं भाई मत दो यार। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन देखो ये है, सरकार के इतने सारे टच पॉइंट्स हैं, जैसे पीडीएस के थ्रू सरकार फूड ग्रेन देती है और मिड डे मील स्कीम है, इसके अलावा अर्बन कैंटीन सरकार चलाती है। तो मतलब सरकार के पास ना इतने टच पॉइंट्स हैं, 70% इंडियन की फूड हैबिट्स को सरकार चाहे तो चेंज कर सकती है। इवन देखो रिलीजियस प्लेसेस का भी सहारा लिया जा सकता है, जैसे तिरुपति मंदिर है, वहाँ पे प्रसाद बांटा जाता है इतने लोगों को डेली। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये तो देखो हमने बात कर ली न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की, कैसे फूड हैबिट्स चेंज की जा सकती हैं। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं किसानों के लिए इनफ इनकम। किसान देखो इतना ज़्यादा खर्चा तो ना फर्टिलाइजर्स पे, केमिकल्स पे कर देते हैं। अगर किसान सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का यूज़ करें ना खेती में, जैसे नेचुरल फार्मिंग करें, तो किसानों की बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वो सेव हो सकती है, और नेचुरल फार्मिंग से जो प्रोड्यूस होगी, फसल पैदा होगी, वो भी अच्छी होगी। तो इसके लिए ना नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ये एक अच्छा स्टेप है जो सरकार ने लिया है, बट फंडिंग बहुत कम है इस मिशन के लिए, तो फंडिंग इंक्रीज की जाए इस मिशन पे। इसके अलावा और अच्छी प्रैक्टिसेस किसानों को फॉलो करने की आवश्यकता है, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, प्रिसीजन फार्मिंग है, जितना पानी चाहिए उतना ही दो फसलों को, इस प्रकार से और बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिसेस जिनको किसानों को फॉलो करना चाहिए। सरकार अभी बहुत ज़्यादा सब्सिडीज देती है किसानों को। राइटर कहते हैं सब्सिडीज देने के बजाय, जैसे बिजली पे सब्सिडी, पानी पे सब्सिडी, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी, ये सब सब्सिडीज देने के बजाय डायरेक्ट कैश सपोर्ट दे सरकार किसानों को, क्योंकि सब्सिडीज का फिर मिसयूज भी होता है। एग्रीकल्चर रिसर्च और एक्सटेंशन सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, मतलब एग्रीकल्चर में रिसर्च के लिए सही फंड होना चाहिए ठीक ठाक, और फार्मर्स को अवेयर करने के लिए सर्विसेज भी इंप्रूव होनी चाहिए, ताकि किसानों को पता लगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हमने डिस्कस की ना, इससे देखो ना सिर्फ किसानों की इनकम बढ़ेगी, बल्कि इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा फार्मिंग की वजह से। सबसे लास्ट में शिफ्ट फ्रॉम फार्म टू फोक वैल्यू चेन्स। अभी जैसे आपको पता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे महेश एक किसान है, महेश ने टमाटर बहुत सस्ते में बेच दिए, 5 रुपये पर केजी के हिसाब से, लेकिन कोई कंज्यूमर है सुरेश, उसने टमाटर को परचेज किया 40 रुपये पर केजी के हिसाब से। बीच में जो मिडल मैन है वो सारा टमाटर का प्रॉफिट कमा गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनीज, कंज्यूमर्स डायरेक्ट अगर किसानों से परचेज कर सके ना, तो मिडिल मैन का कमीशन कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, और किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिलेंगे। इसके अलावा किसानों को एम्पावर किया जाए कि वो अपनी फसल में ना कुछ वैल्यू एडिशन कर सकें। जैसे मान लीजिए टमाटर है, टमाटर का अगर सॉस बनाया जा सकता है, तो सॉस आपको पता है महंगा बिकता है। डेयरी फार्मर्स हैं, डेयरी फार्मर्स अगर दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना दें, जैसे पनीर वगैरह, तो वो ज़्यादा महंगे बिकते हैं। कहने का मतलब है कि फसल में थोड़ा वैल्यू एडिशन अगर कर सके ना किसान, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, तो भी उनको उनकी फसलों के ना अच्छे दाम मिलेंगे। इसके अलावा एक चीज़ जो हमने कल भी डिस्कस की थी, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, जो बायर वाला आर्टिकल हमने नहीं डिस्कस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इकट्ठा ड्रग्स परचेज करनी चाहिए, उसी प्रकार से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बहुत काम की चीज़ है। इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किसान बल्क में चीज़ें परचेज कर सकते हैं और बल्क में बेच भी सकते हैं, तो इससे उनको फायदा होगा। तो कुल मिला के देखो 3 चीज़ें जो आपस में इंटरलिंक्ड है ना, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, लाइवलीहुड, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, तीनों की हमने अलग अलग बात करी और तीनों इंटरलिंक्ड हैं। तीनों पे एक साथ ध्यान देना होगा सरकार को, अगर फूड सिस्टम को दुरुस्त करना है, अगर पूरे देश की जनता के लिए न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर करनी है। तो चलते हैं आगे। इसके बाद देखो इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल के बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछेगी संभावना नहीं है, लेकिन मेंस का रिजल्ट आने वाला है, और जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए। देखो अरब कंट्रीज की ना पैलेस्टीन के कांस को लेकर सहानुभूति है, लेकिन एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, जैसे आपको पता है हमास ने 7 अक्टूबर को अटैक किया इजराइल के ऊपर, और अब जो इजराइल की आर्मी है ना, वो गाजा पट्टी को चारों ओर से घेर चुकी है। गाजा पट्टी पे हमला करने के लिए इजराइल की आर्मी कहती है कि हमारा मकसद है हमास को ख़त्म करना, इसी वजह से हम जल्द ही गाजा पर अटैक करने वाले हैं हमास को ख़त्म करने के लिए। अब देखो इजराइल अटैक करेगा गाजा के ऊपर,
कई सारे सिनेरियोज हैं। हो सकता है कि हमास ख़त्म ना हो, जिस प्रकार से हमने डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा टनल्स हैं गाज़ा पट्टी के नीचे, हमास को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। तो इजराइल क्या करेगा? क्या इजराइल गाज़ा पट्टी को ऑक्यूपाई कर लेगा? पहले भी इजराइल ने ऑक्यूपाई किया था गाज़ा पट्टी को। तो ना बहुत सारे रिफ्यूजीज जो नॉर्थ गाज़ा में है, अब वो साउथ गाज़ा में जा चुके हैं इजरायली आर्मी के ऑर्डर के बाद। समझ गए? नॉर्थ गाज़ा से साउथ गाज़ा जा चुके हैं। साउथ गाज़ा में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है, और गाज़ा पट्टी को चूंकि इजराइल ने ब्लॉकेड किया हुआ है चारों ओर से, यानी गाज़ा पट्टी के अंदर जो भी चीज़ें जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल एड भी जाती है, फूड भी जाता है, दवाइयाँ भी जाती हैं, सबको इजराइल कंट्रोल करता है क्योंकि चारों तरफ से इजराइल ने घेरा हुआ है गाज़ा को। अब देखो गाज़ा के बहुत सारे लोग जो है ना छोड़ना चाहते हैं गाज़ा पट्टी को, लेकिन इजिप्ट उन्हें लेता नहीं है। जॉर्डन जिसकी सहानुभूति है गाज़ा के लोगों के लिए, वो जॉर्डन भी लेने को तैयार नहीं है। इजिप्ट भी पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज को लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? आखिर क्यों? मतलब अरब कंट्रीज की सहानुभूति है पैलेस्टीन के लोगों के प्रति, तो फिर आखिरकार ये देश अरब कंट्रीज लेते क्यों नहीं है पैलेस्टीन के रिफ्यूजीज को? देखो इजिप्ट के जो राष्ट्रपति है ना अब्देल फताह अल सीसी, उनका ये कहना है हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ अगर हमने रिफ्यूजीज को ले लिया तो। कैसे? क्योंकि देखो एक बार पैलेस्टीन से निकल गए, यहां से गाज़ा पट्टी से निकल गए पैलेस्टीनियन, फिर उसके बाद इजराइल उनको वापस कभी नहीं आने देगा। 1948 में भी ऐसा ही हुआ था। पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी बन के गए थे इजिप्ट में और जॉर्डन में भी, वो आज भी रिफ्यूजी हैं, वो वापस नहीं लौट सके हैं इजराइल में, ना गाज़ा में लौट सके हैं, ना वेस्ट बैंक में, कहीं पर भी वो नहीं लौट सके हैं। इजराइल उनको वापस नहीं आने देता। तो यही डर आज के समय में इजिप्ट और जॉर्डन को है। उनको लगता है कि पैलेस्टीनियन एक बार अपनी ज़मीन को छोड़ के चले गए तो फिर तो टू स्टेट सॉल्यूशन का जो क्लेम है वो और भी कमज़ोर हो जाता है। अगर पैलेस्टीनियन गाज़ा पट्टी को छोड़ के चले गए, वेस्ट बैंक को छोड़ के चले गए, तो फिर पैलेस्टीन देश का निर्माण कैसे होगा जब लोग ही नहीं होंगे? तो ये दावा है इजिप्ट का। इसके अलावा देखो कुछ जियोपॉलिटिकल रीजंस भी हैं। अगर देखो पैलेस्टीनियन गाज़ा पट्टी को छोड़ के इजिप्ट में आ गए, ये जो एरिया है सिनाई पेनिनसुला का इजिप्ट के अंदर, ये वाला एरिया, अब वैसे तो ये डेजर्ट टाइप का ही एरिया है, फिर भी इजिप्ट यहाँ पे पैलेस्टीन के लोगों को इसलिए नहीं बसने देना चाहता क्योंकि जैसे ही पैलेस्टीन के लोग यहाँ पे आएंगे ना, फिर खतरा ये है कि इजिप्ट की ज़मीन से हमले होने स्टार्ट हो जाएंगे इजराइल के ऊपर। समझ गए? गाज़ा से लोग आ गए यहाँ पे बस गए, फिर इजिप्ट की धरती का इस्तेमाल किया जा सकता है इजराइल के ऊपर हमले करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो इजराइल फिर इजिप्ट के ऊपर स्ट्राइक्स करेगा, एयर स्ट्राइक्स करेगा। इससे इजिप्ट और इजराइल के बीच में रिलेशंस खराब हो जाएंगे। इजिप्ट का मानना है कि मुश्किल से तो 1978-79 में इजराइल और इजिप्ट के बीच में पीस ट्रीटी साइन हुई थी, तो उस पीस ट्रीटी को खतरे में नहीं डाला जा सकता, इसलिए पैलेस्टीनियन हमारे देश में ना आए तो ही बेहतर है। वैसे देखो ऑलरेडी 9 मिलियन जो पैलेस्टीन के रिफ्यूजीज हैं वो आज के समय में इजिप्ट में रह रहे हैं। इसके अलावा 3 लाख सूडान के लोग भी भागकर इजिप्ट में आ गए थे, और इजिप्ट की इकोनॉमी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। इजिप्ट की इकोनॉमी में क्राइसिस है। तो इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं ना, वो इस बात से भी डरते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड जो एक अपोजिशन की पार्टी है इजिप्ट में, मुस्लिम ब्रदरहुड के ना हमास के साथ लिंक हैं। तो इजिप्ट के राष्ट्रपति को लगता है कि अगर हमास आ गया ना इजिप्ट में तो वो मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करेगा और मेरी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। इसके साथ साथ इजिप्ट के राष्ट्रपति ने एक सॉल्यूशन ये दिया है कि गाज़ा में हमास को ख़त्म करना चाहता है ना इजराइल, तो एक काम ये करे, अभी जो गाज़ा के लोग हैं ना उनको शिफ्ट कर दे इजराइल के अंदर नेगेव डेजर्ट में। गाज़ा के साथ लगता ना एक डेजर्ट है नेगेव, यहां पर गाज़ा के लोगों को शिफ्ट कर दे कुछ समय के लिए, और यहां पे गाज़ा में सिर्फ घर घर रह जाएंगे, तो यहां पे फिर इजराइल बढ़िया ढंग से ऑपरेशन चला सकता है। देखो इजराइल में ना अभी राइट विंग पार्टीज का रूल है। राइट विंग पार्टीज में से कुछ लीडर्स तो ये भी मांग कर रहे हैं कि इजराइल की जो सरकार है गाज़ा में सारे घर तोड़ दें, जितने भी हैं गाज़ा में घर गुर हैं वो तोड़ दिए जाएं, और पैलेस्टीन के जो लोग हैं उनको यहाँ से निकाल दिया जाए। ऐसी भी मांग कुछ इजराइल के हार्डविंग जो लीडर्स हैं ना वो करते हैं। कुल मिला के देखो अब इजराइल अटैक करने वाला है गाज़ा के ऊपर। इजराइल ने अभी रिवील नहीं किया है
कि वो क्या करने वाला है, क्या उसके माइंड में चल रहा है। कुल मिला के बात वही है, सिविलियंस की जान नहीं जानी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडियन एक्सप्रेस का, वाई इजिप्ट एंड अदर अरब कंट्रीज आर अनविलिंग टू टेक इन पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज फ्रॉम गाजा। इसके बाद एक इशू जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, क्या साउथ इंडिया के स्टेट्स को पनिश किया जा रहा है उनकी सक्सेस के लिए। ये क्वेश्चन देखो इसलिए उठाया जाता है साउथ इंडिया के लीडर्स के द्वारा, क्योंकि आज के समय में अगर देखो आप छोटे स्टेट्स को छोड़ दो ना, जैसे हरियाणा, गोवा, इनको छोड़ दो, तो साउथ इंडिया के स्टेट्स की जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो रिलेटिवली ज़्यादा है, अच्छी है एज कंपेरिजन टू रेस्ट ऑफ इंडिया। लेकिन ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होने का साउथ इंडिया के स्टेट्स को नुकसान भी हो जाता है। कैसे नुकसान हो जाता है? क्योंकि फाइनेंस कमीशन देखो फॉर्मूला देता है जिसके बेस पे पैसा डिवाइड होता है, एक तरफ जहां सेंटर और स्टेट्स के बीच में, और दूसरी तरफ किस राज्य को कौन सा मिलेगा वो भी फाइनेंस कमीशन के द्वारा बताए गए फॉर्मूले से डिसाइड होता है। तो फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला ऐसा है कि जिन राज्यों की पर कैपिटा इनकम नेशनल पर कैपिटा इनकम से कम है तो उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, और जिन राज्यों की पर कैपिटा इनकम देश की पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा है उनको कम पैसा मिलेगा। तो साउथ इंडिया के स्टेट्स कहते हैं अरे यार, हमने मेहनत करके पर कैपिटा इनकम इंक्रीज की, इसके बेस पे फाइनेंस कमीशन ने जो फॉर्मूला बनाया है उन्होंने तो हमारा पैसा घटा दिया है, मतलब हमें कम शेयर मिलता है। और जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल बिहार, उनकी पर कैपिटा इनकम कम है नेशनल एवरेज पर कैपिटा इनकम से, तो उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। अब दूसरी चीज़ देखिए, देखो वैसे तो अभी किस राज्य में कितनी लोकसभा सीट्स हैं ये देखो फ्रीज है 1971 के सेंसस के आधार पर, लेकिन 2025 तक ये फ्रीज है। अगर इस फ्रीज को इंक्रीज नहीं किया जाता है तो देखो लेटेस्ट सेंसस के आधार पर फिर से डिलिमिटेशन होगा। तो जिन राज्यों की पॉपुलेशन कम है, फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया के स्टेट्स ने अच्छा काम किया है, वहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ है, तो साउथ इंडिया के स्टेट्स की तो सीट्स कम हो जाएंगी लोकसभा में, और वो राज्य जहां पे पॉपुलेशन तेजी से इंक्रीज हुई है, फॉर एग्जांपल यूपी, बिहार, इनकी लोकसभा की सीट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये साउथ इंडिया के स्टेट्स को डर है कि हमने अच्छा काम किया, हमने सक्सेस अर्जित की पॉपुलेशन की कंट्रोल करने में, और हमें पनिश किया जा रहा है। अगर फ्रीज एक्सटेंड नहीं होता है तो अभी तो टाइम है, देखने वाली बात होगी क्या होता है, लेकिन अनुमान है साउथ इंडिया के लीडर्स का कि अगर नहीं इंक्रीज हुआ तो हमारी सीट्स कम हो जाएंगी। केरला के एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो इस इंटरव्यू में शामिल है, वो कहते हैं कि देखो 100 रुपये अगर कंट्रीब्यूट करता है ना सेंट्रल टैक्सेस में केरला के लोग, तो उन्हें 100 रुपये के बदले में ना 35 रुपये वापस मिलते हैं। लेकिन यूपी से अगर 100 रुपये कंट्रीब्यूट किए जाते हैं तो उन्हें 100 के बदले 160 मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। देखो वैसे तो किसी भी फेडरलिज्म में ना ये बात तो बिल्कुल नॉर्मल है कि जो रिच स्टेट्स हैं वहाँ से पैसा जाएगा ही थोड़ा बहुत, ताकि जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं वहाँ पे डेवलपमेंट लाई जा सके। लेकिन राइटर ये कहते हैं, मैं इस बात को समझता हूँ, बट ये एक सर्टेन लिमिट होना चाहिए। और आज़ादी के बाद से जिन राज्यों को ज़्यादा पैसा गया है वो अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, तो हमें कहीं ना कहीं रणनीति चेंज करने की आवश्यकता है। कि कई सालों से ऐसा चला जा रहा है कि जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनको शेयर ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो डेवलप नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में गलत है, गवर्नेंस में कमी है, जिसको ठीक करने की आवश्यकता है। तो कुछ सजेशंस राइटर देते हैं, जैसे राज्यसभा की जो सीट्स हैं उन्हें फ्रीज कर दिया जाए, और जिन साउथ इंडिया के स्टेट्स ने अच्छा काम किया है, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, पॉपुलेशन हो, उनको कुछ एडिशनल वेटेज दी जाए फाइनेंस कमीशन के द्वारा, ताकि उनको ज़्यादा पैसा मिले। तो ये सारी बातें जो हैं इस आर्टिकल में बोली जाती हैं साउथ इंडिया के लीडर्स के द्वारा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब आप क्वेश्चंस देख लीजिए।